लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। एक किस्सा ऐसा है जो सालों से रघुवीर प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पीछा कर रहा है। यह किस्सा ना तो राजा और रानी की लड़ाई की है और ना ही राजा भैया के इलीगल हथियार की। यह है डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस की दास्तां, जिसका आरोप राजा भैया पर लगा था। फिर 48 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ होती रही। सिर्फ यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान लाई डिटेक्शन टेस्ट भी हुआ। राजा भैया आज भले ही अपनी पत्नी और बेटी के आरोपों से परेशान हैं, पीएम ऑफिस तक भी उनके खिलाफ रिपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन जियाउल हक की मौत की कहानी में राजा भैया आज भी उलझे हुए हैं। सीबीआई और कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी आज वो सवालों के घेरे में हैं। पिछले शनिवार को कातिल कौन सीरीज में आपने कहानी सुनी प्रमोद महाजन की हत्या की और उसके रहस्य की। आज कहानी जानते हैं डीएसपी जियाउल हक की और उनके मौत में उलझे राजा भैया की। बात शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। एक छोटा सा गांव जुगानी मठिया, यहां पर जियाउल हक का जन्म हुआ। उनके पिता शमशुल हक मुंबई के एक होटल में काम करते थे। इस बात से आप सोच सकते हैं कि गांव में जियाउल हक का परिवार कितनी गरीबी में जिंदगी गुजारते थे। जियाउल हक अपने पिता शमशुल और मां हजरा खातून के 2 बेटों में सबसे बड़े थे। उन्होंने इसी संघर्ष भरे माहौल में अपनी पढ़ाई शुरू की। पहले खुंदू से हाई स्कूल पास किया, फिर देवरिया के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से इंटरमीडिएट। असली मेहनत तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दिखाई, जहां से उन्होंने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली। और देखिए, मेहनत रंग लाई। साल 2005 में जियाउल हक ने पहली बार पीएससी की परीक्षा दी। 3 साल बाद 2008 में जब नतीजे आए तो पहले ही प्रयास में उनका चयन डिप्टी एसपी यानी कि डीएसपी के पद पर हो गया। ये उनके परिवार के लिए जैसे सपना पूरा होने जैसा था और पूरे गांव के लिए भी ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं थी। वो अपने गांव के पहले शख्स थे जो पुलिस अफसर बने। इस खुशी में उनके दादा ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। जून 2010 में उनकी ट्रेनिंग मुरादाबाद में शुरू हुई और पहली पोस्टिंग मिली कानपुर में। डीएसपी जियाउल हक अपनी ड्यूटी में जितने तेज तर्रार थे, उतने ही मिलनसार अपनी निजी जिंदगी में थे। अफसर बनने के बाद भी गांव के लोगों का छोटा मोटा पुलिस या प्रशासन का काम होता तो जियाउल हक उसे खुद फोन करके ठीक कर देते थे। वो गांव के नौजवानों को पढ़ाई करने के लिए हमेशा हिम्मत देते रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, एजुकेशन। उनका सपना था कि उनका छोटा भाई सोहरा अली भी बड़ा अफसर बने। अगले साल 2012 में उनकी शादी बिहार के सिवान जिले के रहने वाली परवीन आजाद से हुई। परवीन डॉक्टर बनना चाहती थी और जियाउल हक ने उनके इस सपने को पूरा करने में हर तरह से मदद की। मगर यार, प्रवीण के साथ जियाउल हक का वैवाहिक जीवन बहुत लंबा नहीं चल पाया। वजह उनकी आपसी लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़ाई थी जिसने हमेशा हमेशा के लिए सब बदल दिया। शादी को सिर्फ 13 महीने ही हुए थे कि मार्च 2013 में वो दिन आया जिसने न सिर्फ जियाउल हक के परिवार को तोड़ दिया, बल्कि यूपी की राजनीति में भी बड़ी हलचल मचा दी। ये घटना हुई कुंडा के हाथीगावना थाने के एरिया में। गांव का नाम था बालीपुर। किस्सा शुरू हुआ जमीन के झगड़े से। गांव के प्रधान और समाजवादी पार्टी के समर्थक नन्हेलाल यादव ने एक जमीन खरीदी थी, मगर इसी जमीन पर गांव के ही कामता प्रसाद पाल अपना हक जमा रहे थे। कामता को खुला सपोर्ट मिल रहा था गुड्डू सिंह का, जिसे राजा भैया का करीबी माना जाता था। गुड्डू सिंह कभी राजा भैया का ड्राइवर हुआ करता था। गुड्डू सिंह नन्हे यादव का विरोधी था, क्योंकि गुड्डू के विरोध के बावजूद नन्हे प्रधानी का चुनाव जीत गए थे। बस इसी हार का बदला लेने के लिए गुड्डू सिंह ने कामता प्रसाद पाल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2 मार्च 2013 का दिन, डीएसपी जियाउल हक अपनी ड्यूटी खत्म कर देवरिया जाने की तैयारी में थे। उनकी 4 दिन की छुट्टी मंजूर हो गई थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जिस समय वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय बालीपुर गांव में एक पंचायत बुलाई गई। मकसद था नन्हे यादव और कामता प्रसाद पाल के बीच झगड़े को निपटाना। शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे
पंचायत में कामता पाल के बेटे अजय और विजय भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान नन्हे यादव और कामता पाल के बीच में झगड़ा इतना बढ़ा कि विजय ने पिस्तौल निकाली और नन्हे यादव पर गोली चला दी। गोली लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। इस कांड के बाद कामता और उसके लोग गांव से फरार हो गए। पुलिस को खबर मिली, जियाउल हक ने तुरंत अपनी छुट्टी कैंसिल की और अपनी टीम के साथ गांव की तरफ निकल पड़े। नन्हे यादव को अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया। यहां प्रशासन से पहली बड़ी चूक हुई। नन्हे यादव का पोस्टमार्टम कराने के बजाय उनका शव सीधे परिवार को दे दिया गया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, नन्हे यादव के समर्थक अपने प्रधान का शव देखकर उग्र हो गए और इसी गुस्से में उन्होंने कामता पाल के घर में आग लगा दी। हालात लगातार बिगड़ रहे थे। रात 8 बजे डीएसपी जियाउल हक, 2 एसएचओ सर्वेश मिश्रा और मनोज शुक्ला, गनर इमरान और एसआई विनय कुमार सिंह के साथ ही कुछ और पुलिस वालों के साथ गांव की तरफ चल दिए। जियाउल हक ने देखा कि गांव जाने वाली मेन सड़क पर 300 से ज्यादा लोगों की हिंसक भीड़ पहले से ही जमा है। इस भीड़ में हथियारबंद लोग थे और फायरिंग भी की जा रही थी। अब ऐसे हालात में पुलिस के लिए सीधे गांव में घुसना नामुमकिन था। जियाउल हक ने फैसला लिया कि वो पीछे की तरफ से गांव में घुसेंगे, जहां से एक गली सीधे नन्हे यादव के घर जाती थी। गनर इमरान और एसआई विनय कुमार सिंह तो खेत में ही छिप गए। इधर जियाउल हक बाकी टीम के साथ उस गली से अंदर जाने की कोशिश करने लगे। इन सब में सबसे आगे थे डीएसपी जियाउल हक। अब पता नहीं कैसे पुलिस पार्टी के छुपकर गांव में घुसने की खबर उस उत्तेजित भीड़ को लग गई। अचानक हिंसक भीड़ ने पुलिस दल पर हमला कर दिया। हमले के अफरा तफरी में सारे पुलिसकर्मी इधर उधर भागने लगे। जो आगे थे वो पीछे हो गए और जो पीछे थे वो आगे निकल गए। इसी भाग दौड़ में डीएसपी जियाउल हक बिल्कुल अकेले पड़ गए। चारों तरफ से हिंसक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जियाउल हक के साथ आए सारे पुलिस वाले जान बचाकर भाग चुके थे। जियाउल हक को बचाने वाला कोई नहीं था। भीड़ में मौजूद नन्हे यादव के भाई सुरेश के हाथ में एक लोडेड राइफल थी। सुरेश ने राइफल को उल्टा पकड़कर उसकी बट डीएसपी जियाउल हक के सिर पर दे मारी। इसी झटके से ट्रिगर दबा और गोली चल गई। गोली सीधे सुरेश यादव के पेट में जा घुसी। अपने चाचा को गोली लगते देख नन्हे यादव का बेटा बबलू बेकाबू हो गया। उसने भीड़ में मौजूद पवन और सुधीर के साथ मिलकर डीएसपी जियाउल हक पर और ज्यादा हमला किया, मगर उसका गुस्सा यही नहीं थमा। बबलू ने देसी कट्टा निकाला और जियाउल हक पर गोली दाग दी। गांव में मौजूद पुलिस पार्टी तो अपनी जान बचाकर पहले ही भाग चुकी थी। डीएसपी जियाउल हक को अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था। वो वहीं रोड पर तड़पते रहे और वहीं उनकी मौत हो गई। यह यूं कहे कि अपने ड्यूटी पर वो शहीद हो गए। जियाउल हक की लाश लगभग 2-3 घंटे तक गांव में ही पड़ी रही। रात के करीब 11 बजे पुलिस पूरे फोर्स के साथ गांव में पहुंची। खोजबीन के बाद डीएसपी जियाउल हक की लाश प्रधान नन्हे यादव के घर के पीछे मिली। एक ही गांव में 2 घंटे के अंदर 3 हत्याएं हो चुकी थी और इसमें से एक मर्डर था डीएसपी लेवल के पुलिस अफसर का, जियाउल हक का। इस खबर ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। राजा भैया अखिलेश की कैबिनेट में खाद्य एवं रसद मंत्री थे और ये पूरा कांड उनके ही इलाके कुंडा में हुआ था। सरकार पर हर तरफ से भारी दबाव था। जियाउल हक की हत्या के बाद सबसे पहली कार्यवाही उन पुलिस वालों पर हुई जिन्होंने डीएसपी को छोड़कर भागने में देर नहीं लगाई। ऐसे 8 पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इस हत्याकांड में कुल 4 एफआईआर दर्ज हुई। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी एफआईआर डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की तरफ से हुई थी। परवीन आजाद की एफआईआर में राजा भैया और उनके 4 बेहद करीबी लोगों के नाम थे। नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, मंत्री प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, ड्राइवर रोहित सिंह और बालीपुर गांव का रहने वाला राजा भैया का पूर्व ड्राइवर गुड्डू सिंह। जियाउल हक की हत्या के वक्त राजा भैया लखनऊ में थे, लेकिन परवीन आजाद ने उन पर सीधे सीधे अपने पति की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। लेकिन क्यों? इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहला, वर्चस्व। कुंडा के राजा भैया का इतना वर्चस्व था कि वहां बिना उनकी मर्जी के कुछ भी होना नामुमकिन माना जाता था।
इतना बड़ा कांड बिना उनकी जानकारी के हो जाए, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। दूसरा, दबाव। परवीन आजाद के मुताबिक जियाउल हक कुंडा में हो रहे इलीगल सैंड माइनिंग की जांच कर रहे थे। कुंडा में सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए का अवैध बालू खनन का व्यापार होता था और जियाउल हक पहले अफसर थे जिन्होंने इसके खिलाफ अभियान छेड़ा। उन्होंने छापा मारा, जेसीबी मशीन और ट्रक ट्रैक्टर जब्त किए। प्रवीण का दावा था कि उनके पति को बालू खनन की जांच रोकने का दबाव था और ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। हत्याकांड के अगले ही दिन 3 मार्च को यह मामला विधानसभा में उठा। बसपा और भाजपा ने सीधे सीधे राजा भैया को निशाना बनाया। राजा भैया ने हत्या से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ साफ इनकार कर दिया। विधानसभा में खड़े होकर खुद सीबीआई जांच की मांग कर डाली। उधर जब जियाउल हक का शव उनके गांव जुगानी मठिया पहुंचा तो वहां बड़ा गुस्सा और बवाल था। लोग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बुलाने पर अड़े हुए थे। हालात ऐसे बने कि अखिलेश यादव को मजबूरन जियाउल हक के घर जाना पड़ा। वहां भी उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और नाराज गांव वालों ने सीएम और डीजीपी पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने वहां जाकर निष्पक्ष जांच और परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का वादा किया। सीबीआई जांच के आश्वासन के बाद ही परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने की सहमति दी। राजा भैया का नाम खुलकर आने और परवीन आजाद के आरोपों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। नतीजा ये हुआ कि 4 मार्च को राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सिर्फ 2 दिन बाद सरकार ने ये केस सीबीआई को दे दिया। 8 मार्च 2013 को सीबीआई ने जांच शुरू की। पहले उन लोगों को गिरफ्तार किया जो मौके पर थे, जैसे नन्हे यादव के बेटे बबलू यादव और उनके रिश्तेदार। मगर सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजा भैया और उनके करीबियों पर लगे आरोपों की जांच। इस सिलसिले में राजा भैया से लगातार 48 घंटे तक पूछताछ की गई। उनके सहयोगियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ। लंबी जांच के बाद 1 अगस्त 2013 को सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई ने कहा कि गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह और गुड्डू सिंह हत्या के समय बालीपुर गांव में मौजूद नहीं थे। कॉल डिटेल्स ने भी यही बताई। सीबीआई ने जांच के आधार पर राजा भैया और उनके चारों करीबियों को क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट मिलने के बाद राजा भैया 19 अक्टूबर 2013 को फिर से अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। मगर 1 साल बाद 8 जुलाई 2014 को राजा भैया को फिर झटका लगा। सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने कोर्ट में चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने परवीन आजाद के उठाए गए सवालों की सही जांच नहीं की। सीबीआई इस फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में यह केस 2014 से 2022 तक चलता रहा। आखिरकार नवंबर 2022 में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, यानी हाई कोर्ट ने सीबीआई की क्लीन चिट को सही माना। हाई कोर्ट ने कहा कि परवीन आजाद इस मामले की आई विटनेस नहीं थी। उनके आरोप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर थे। हाई कोर्ट से राजा भैया को क्लीन चिट मिलने के बाद परवीन आजाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कई गंभीर सवाल उठाए। सवाल ये कि जब गांव वालों ने हमला किया तो पुलिस टीम ने जियाउल हक को अकेला क्यों छोड़ दिया? इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ जियाउल हक को ही क्यों निशाना बनाया गया और बाकी किसी पुलिस वाले को चोट क्यों नहीं आई? सीबीआई की जांच रिपोर्ट में इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया गया? मामले को सुनने के बाद 27 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई इस हत्याकांड में राजा भैया की कथित भूमिका की फिर से जांच करे। इन तमाम बहस और आरोप प्रत्यारोप के बीच सालों तक ये मामला टीवी सुर्खियों में बना रहा। राजा भैया की भूमिका को लेकर सीबीआई की जांच अब तक चल रही है। इन सब के बीच लखनऊ की स्पेशल सीबीआई अदालत ने 4 अक्टूबर 2024 को इस जघन्य हत्याकांड में 10 लोगों को दोषी करार दिया और फिर 9 अक्टूबर 2024 को अदालत ने डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में सभी आरोपियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई और हर एक पर 19,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस जुर्माने की आधी रकम जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को दी जाएगी।
जिया उल हक की हत्या के बाद उनकी पत्नी परवीन आजाद को सरकार ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और जिया उल हक के छोटे भाई सोहरा अली को पुलिस विभाग में क्लर्क की नौकरी दी थी। परवीन ने शुरुआत में इस नौकरी को लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो डीएसपी लेवल की नौकरी चाहती थी, मगर बाद में उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बाकी बालीपुर की वो विवादित जमीन और दुकानें आज भी टूटी फूटी हालत में पड़ी है, पर नन्हे यादव, सुरेश यादव और डीएसपी जिया उल हक वहां जिंदा लौट कर नहीं आए। इस मामले में कई लोग सियासी ताकत के दम पर बच निकले, वही कई दर्जन लोगों की जिंदगी अब अदालतों और जेलों में ही कटती रही है। और राजा भैया को भले ही अदालत से क्लीन चिट मिल गया, लेकिन खबरों में आज भी जिया उल हक के मर्डर के पीछे उनका ही नाम आता है, उनकी ही नाम की सुगबुगाहट जो है नजर आती है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे कातिल कौन सीरीज में नए कहानी के साथ कि आखिर किसके मौत के पीछे रहस्य गहराया हुआ है। अगर आपके मन में भी कोई कहानी है जिसमें किसी के कत्ल का राज उलझा हुआ है तो वो नाम भी आप जरूर लिखिएगा, वो कहानी भी मैं सुनाऊंगा इसी सीरीज के किसी अगले एपिसोड में। अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, मतलब आप ये कहानी अंत तक देखते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये कहानी अंत तक देखते हैं। और आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि कहाँ से वो लोग हैं जो मुझे अंत तक देखते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।